अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं लैंड पोल्यूशन, जिसे सॉइल पोल्यूशन भी कह सकते हैं, भूमि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण भी कह सकते हैं। तो ये भूमि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण क्या है, हम देखते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण का अत्यधिक महत्वपूर्ण घटक भूमि है। यह मनुष्य के आर्थिक विकास और वैज्ञानिक प्रकृति की प्रमुख आधारशिला रही है। और अगर हम बायोस्फीयर की बात की जाए तो लिथोस्फीयर, या जिसे स्थल मंडल या भूमंडल कहते हैं, उस पर ही सारे एनिमल्स और प्लांट्स का सर्वाइवल बना रहता है। आधुनिक युग में भूमि प्रदूषण की समस्या वायु जल प्रदूषण के समान ही है, और वायु और जल प्रदूषण के समान ही यह भी एक भयानक कंडीशन है कि सॉइल पोल्यूशन मानव द्वारा ही किया जा रहा है। तो हमारी धरती का संदूषण विभिन्न प्रकार की गतिविधियों, जैसे कम जमीन से अधिक उत्पादन करने के लिए रसायनों का उपयोग, अपशिष्ट पदार्थों का निष्पादन, उत्खनन व भवन सड़कों के निर्माण के कारण हो रहा है। एक अध्ययन के अनुसार राजस्थान में ही प्रथम श्रेणी के नगरों से प्रतिवर्ष लगभग 20 लाख टन ठोस अपशिष्ट रोज निकलते हैं। भूमि प्रदूषण में धरती का धरातल सौंदर्य एवं धरती की ऊपरी सतह, जिसे मृदा कहा जाता है, वह अत्यधिक प्रभावित होती है। मृदा की उत्पत्ति एवं निर्माण विभिन्न प्रकार के खनिज एवं कार्बनिक पदार्थों से वायु, जल तथा विभिन्न सूक्ष्म जीवों की प्रक्रिया द्वारा होता है। हर प्रकार की मृदा में विशिष्ट जैविक, रासायनिक एवं भौतिक गुण पाए जाते हैं। जब किसी प्रकार के अवांछनीय पदार्थ मृदा में समाहित किए जाते हैं या मिलते हैं तो मृदा के विशिष्ट लक्षणों में हानिकारक बदलाव आ जाता है। इस प्रकार धरती की सतह सुंदरता एवं मृदा के गुणों में अवांछित व हानिकारक परिवर्तन भूमि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण कहलाते हैं। तो भूमि प्रदूषण के क्या क्या स्रोत हैं, हम देखते हैं। उद्योग से निकलने वाला जो भी पदार्थ है वो अगर भूमि में या सॉइल में शामिल हो जाता है तो उसे भूमि प्रदूषण कहा जाता है। तो विभिन्न प्रकार की औद्योगिक इकाइयों, जैसे कागज व लुगदी तैयार करने वाले कारखाने, तेल शोधक व धातु शोधक उद्योग, शक्कर, शराब बनाने वाले कारखाने, वनस्पति घी तैयार करने वाली इकाइयाँ आदि, ये प्रमुख स्रोत है भूमि प्रदूषण के। अधिकांश उद्योगों के संयंत्रों की भट्टियाँ राख, जिसे फ्लाई ऐश, उत्पन्न होती है, जिसकी अनुमानित मात्रा प्रतिवर्ष 20 अरब टन अंकित की गई। इन सब का भूमि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण में योगदान है। फिर है माइनिंग। तो इमारती पत्थर व विभिन्न धातुओं एवं खनिज पदार्थों को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली उत्खनन प्रक्रिया में धरती के प्रदूषण के साथ साथ मृदा की ऊपरी परत और इसके नीचे की परत पूरी तरह नष्ट हो जाती है। इसके साथ ही ज़मीन में गड्ढे पड़ जाते हैं और भूमि का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है। फिर है कृषि। तो आधुनिक कृषि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में होने वाले नवीनतम खोजों, आविष्कारों और प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। कृषि में फसलों के अधिक उत्पादन के लिए उन्नत बीजों का उपयोग, सिंचाई सुविधा, पीड़कनाशी, कीटनाशी आदि का यूज़ किया जाता है, और इन रासायनिक पदार्थों के उपयोग से मृदा का प्रदूषण हो रहा है। फिर है घरेलू कचरा, गार्बेज। तो इनमें ही जैसे हम कांच, कागज, प्लास्टिक, क्रॉकरी, पॉलीथीन, प्लास्टिक आदि यूज़ करते हैं और वो सब कचरा जो है भूमि पर पड़ा रहता है, तो उससे भी भूमि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण होता है। फिर रेडियोधर्मी पदार्थ, इनसे भी ये जब रेडियोधर्मी पदार्थ भूमि में शामिल हो जाते हैं, मिट्टी में, सॉइल में शामिल हो जाते हैं, तो उससे भी सॉइल पोल्यूशन होता है। मृत जीव के अवशेष है वो भूमि पर पड़े रहते हैं। गाय, बैल, कुत्ते, इन सब की मृत्यु हो जाने के पश्चात उनके शरीर को निर्जन स्थानों पर डाल दिया जाता है और उनसे फिर भूमि प्रदूषण होता है। अब हम भूमि प्रदूषण के प्रभाव पढ़ेंगे कि इनसे क्या इफेक्ट होता है वो। ठीक है। तो आधुनिक उन्नत कृषि में प्रयुक्त किए जाने वाले रासायनिक उर्वरकों एवं कवकनाशी व अन्य पीड़कनाशी विषैले रसायनों द्वारा उत्पन्न मृदा प्रदूषण की वजह से मृदा में उपस्थित लाभदायक मृदा जीव समाप्त हो जाते हैं। विभिन्न फसल उत्पादक पौधों पर कीटनाशी, कवकनाशी और शाकनाशी रसायनों के छिड़काव द्वारा इन पौधों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता में कमी आती है और पक्षियों में जनन ग्रंथियों और उनके अंड जनन देरी से होता है। तो पक्षियों पर और पादपों पर भी कीटनाशी और कवकनाशी का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विभिन्न प्रकार के रासायनिक भूमि प्रदूषक पदार्थ मृदा के निर्माण में सहयोग देने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। इनकी वजह से मृदा जनन या मृदा निर्माण की प्रक्रिया में रुकावट आती है। तो ये जैसे 2,4-D, 2,4-5-T, DDT, ये जो कीटनाशी और कवकनाशी जो कृषि में यूज़ करते हैं,
तो इनका अपघटन नहीं होने से ये पदार्थ मृदा में एकत्रित होते रहते हैं और पौधों एवं जल द्वारा खनिज तत्वों द्वारा पौधों द्वारा इनका अवशोषण कर लिया जाता है और ये फूड चेन में फिर शामिल हो जाते हैं और उन्हीं फिर पौधों को या पौधों के बीजों को मनुष्य या कोई जानवर उपयोग में लेते हैं तो फिर उनमें ये विषालुता उत्पन्न करते हैं। भूमि के धरातल का सौंदर्य कचरे की वजह से तो नष्ट होता ही है, साथ ही बहुत सारे कचरे के ढेर जो है वातावरण को भी संदूषित कर देते हैं। विभिन्न प्रकार की खानों में खनिज पदार्थों को प्राप्त करने के लिए विस्फोट किए जाते हैं। इन अनियंत्रित विस्फोटों के कारण खनन क्षेत्र की कृषि उत्पादन क्षमता पर दुष्प्रभाव पड़ता है और मिट्टी की उपजाऊ परत है वो समाप्त हो जाती है। और इतने सारे रेडियोधर्मी पदार्थ है, स्ट्रोंशियम 90, कोबाल्ट 60, सीजियम 137, वो भी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं और इनसे फिर कैंसर का रोग हो सकता है या अस्थियों में विकृति या आयोडीन के कारण थायराइड ग्रंथि में असामान्यता आ जाती है। तो ये इतने सारे इसके प्रभाव है, दुष्प्रभाव है जो मनुष्य, जानवरों और पेड़ पौधों पर होते हैं। अब भूमि प्रदूषण जो हो जाता है उसके नियंत्रण के क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं। कंट्रोल ऑफ लैंड पोल्यूशन, तो कचरे के फैलने के रोकने के लिए, कचरे को फैलने से रोकने के लिए हमें सफाई व कचरे के डिस्पोजल पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर या घरों के बाहर कचरा पात्र लगाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो अलग अलग प्रकार के अपशिष्ट कचरे के लिए अलग अलग कचरा पात्र रखे जाते हैं। जैसे सूखे, अभी जैसे चल रहा है कि सूखा जो कचरा होता है उसको अलग थैली में रखना चाहिए या गीला कचरा है उसको अलग बॉक्स में रखना चाहिए। ठीक है, तो भूमि प्रदूषण की प्रभावी रोकथाम के लिए घरेलू अपशिष्ट पदार्थों को रिसाइकलिंग या पुनर्चक्रण प्रक्रिया द्वारा उपयोगी बनाया जा सकता है। इससे कचरे के ढेर की व प्रदूषण की समस्या स्वतः ही हल हो जाएगी। प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करके भी हम लैंड पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। कांच का प्राकृतिक रूप से अपघटन संभव नहीं है, अतः कांच के टुकड़ों को कांच के उद्योग कारखानों में पुनर्निर्माण द्वारा नए सामान तैयार किए जाते हैं। पुनर्चक्रण प्रक्रिया के बहुउद्देशीय उपयोगों को ध्यान में रखते हुए आजकल विकसित देशों में इसे भूमि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु प्रभावी काम में लिया जाता है। पीड़कनाशी रसायनों का कृषि कार्यों में कम से कम उपयोग किया जाए, जिसे हम आजकल ऑर्गेनिक या जैविक खेती कहते हैं, वो स्टार्ट की जानी चाहिए, जिससे इन रासायनिक पदार्थों का हम यूज़ नहीं करेंगे। तो रासायनिक पदार्थों की जगह हम जैविक खाद जैसे गोबर, पेड़ों की पत्तियां इत्यादि को सड़ने से बनी खाद का कृषि में अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। मृदा अपरदन या जिसे सॉइल इरोजन कहते हैं को रोकने तथा मृदा निर्माण की प्रक्रिया को त्वरित गति के लिए सामाजिक वानिकी, वन संरक्षण एवं वन विकास कार्यक्रमों को दृढ़ता से लागू किया जाना चाहिए। नगरों एवं कस्बों के कूड़ा करकट के विभिन्न जैवीय पदार्थ जैसे मनुष्य एवं पशुओं का मल मूत्र, पेड़ पौधों की पत्तियां, हड्डियां आदि की बड़ी मात्रा होती है। इन जैविकीय पदार्थों को इकट्ठा करके गड्ढों में सड़ाकर आधुनिक कृषि में जैवीय उर्वरक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा विभिन्न प्रकार के कूड़ा करकट का उपयोग करके इससे बिजली उत्पादन भी किया जा सकता है। इस कार्य के लिए कचरे से कांच एवं धातुओं के टुकड़े पहले से ही निकाल दिए जाते हैं। इसके बाद कचरे को दबाकर उसे बेलनाकार रूप दिया जाता है। इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसे विशेष प्रकार की भट्टियों में भेजा जाता है। इन भट्टियों में बॉयलर व वाष्प चालित टर्बाइनों की सहायता से इनसे बिजली उत्पन्न की जाती है। तो विश्व के अधिकांश विकसित देशों जैसे जापान, अमेरिका व जर्मनी में आजकल कूड़ा करकट के उपयोग से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है और यह नगरीय अपशिष्ट पदार्थों के निष्पादन की एक उपयुक्त विधि है। उत्खनन कार्यों द्वारा भूमि को पहुंचने वाले नुकसान का पूर्वानुमान तैयार कर इसके अनुरूप भूमि सुधार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को लागू किया जाना चाहिए। तो ये सारे भूमि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय है और इसी के साथ ही भूमि प्रदूषण या लैंड पोल्यूशन या जिसे हम सॉइल पोल्यूशन कहते हैं वो कंप्लीट हो जाता है।